तो क्या हो जब आपको आपके घर से टेलीपोर्ट कर लिया जाए दूसरी दुनिया में उस दुनिया को बचाने के लिए, बट आपके पास सुपर पावर के नाम पे रत्ती भर भी पावर ना हो और दूसरी दुनिया वाले भी आपको धक्के मार के भगा दे, बट आपके पास अचानक से इतनी पावर आ जाए कि आप एक पूरी दुनिया को सेकंड भर में खत्म कर सकते हो, तो आप उस पावर का क्या करोगे। तो इसी स्टोरी पे बेस्ड हम आज के एनिमे को देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रॉयल कैपिटल ऑफ पालुमा दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ह्यूमन काम कर रहे थे और वो जो मालिक होता है ना वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन होता है और वो उस पे काफी गंदी तरीके से बात करता है। तभी हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर बनाजा आता है, इसका नाम काफी वियर्ड है, और वो उन सभी डेमी ह्यूमन जो होते हैं ना उनको काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और वो ना मैनेजर की तरह काम करता था और उसके जो स्लेव थे ना वो उनको काफी अच्छा ट्रीटमेंट देता था। और जो बाकी के मैनेजर थे ना वो उसको देख के इन सब हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। वो जो डेमी ह्यूमन स्लेव होता है ना वो बोलता है कि सर मैं आपके पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ। तभी बनाजा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ह्यूमन हो या फिर डेमी ह्यूमन, और उसको पैसे दे देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसका नाम क्वीन होता है और वो बोलती है कि तुम्हें जो भी दे रहा है तुम ले लो। और ये देखने के बाद जो डेमी ह्यूमंस होते हैं ना वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और बनाजा जो होता है ना वो काफी उदास होते हुए सोचता है कि आखिरकार ये ह्यूमन इतना डिफरेंस क्यों करते हैं। और तभी उसकी बॉडी वहाँ पे अचानक से ग्लो करने लगता है और वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और बनाजा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके बाद बनाजा दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि 198 हीरो कैंडिडेट को सक्सेसफुली समन कर लिया गया है। और वहाँ पे बनाजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी बोलता है कि मैजिकल किंगडम क्लाई रोड में आपका स्वागत है। उसको हीरो कैंडिडेट बुलाता है और तभी बनाजा बोलता है कि मैं कोई हीरो कैंडिडेट नहीं हूँ और शायद तुमसे कोई गलती हुई होगी। और तभी वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं, हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है और हमारा किंगडम डार्क आर्मी के अगेंस्ट काफी टाइम से लड़ते आ रहा है, इसीलिए हम दूसरे देश से कुछ पोटेंशियल हीरो को समन करते हैं। और वहाँ पे बनराजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन आती है एक सर्कल को लेके। वो जो बॉल था ना वो उसकी पावर को दिखाता कि कितनी पावर है। और तभी वो आदमी बताता है कि जब भी कोई यहाँ पे टेलीपोर्ट करता है तो गॉड उसे बहुत ही स्पेशल पावर देता है। उसी पावर को असेस करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है। और इसके बाद बनराजा का नोटिफिकेशन सामने आता है और उसके स्किल्स जो थे ना वो एकदम बेसिक लेवल के थे और इतना तो एक नॉर्मल ह्यूमन का नहीं होता, एक तरह से जिंगवू के स्किल्स थे वो। और ये देखने के बाद वो डेमी ह्यूमन काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि एक हीरो के पास कोई भी पावर नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। और तभी बनराजा बोलता है कि मैंने तो बोला ही था कि मेरे पे कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसको समन करके लाया गया था और उसके जो स्टैट्स थे ना वो काफी ज्यादा बढ़िया थे। और इसके बाद वो बंदा बनराजा के स्किल्स को चेक करता है और ये देख के काफी एटीट्यूड में बोलता है कि गॉड ने शायद मुझे ही इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए चूज किया है। और वहाँ पे सभी लोग बनाजा को इग्नोर करने लगते हैं और सभी लोग उस बंदे को ना एकदम राजा की तरह ट्रीट करने लग जाता है, उल्टा राजा खुद उसको अच्छे से ट्रीट करने लगता है। अब बनाजा साइड में खड़े होकर सोचता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे आ गया और मैंने इस किंगडम के बारे में तो आज तक कभी सुना भी नहीं था और मुझे वापस से अपने घर जाना है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बनाजा को एक गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और किंग के बगल में एक आदमी खड़ा होता है। वो बोलता है कि समन करने वाला गेट अब बंद हो चुका है, तो मैं तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें वापस नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस सिटी को छोड़ के नॉर्थ के साइड डेलाविजा फॉरेस्ट के आसपास चले जाओ और वहां पर अपना लाइफ स्पेंड करो और तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना और तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते। और इसके बाद बनाजा उस गाड़ी से बाहर झांकता है तो देखता है कि डेमी ह्यूमन उस गाड़ी को चला रहा है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमी ह्यूमन उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन बनाजा उसे काफी प्यार से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में तो इसी तरीके से काम होता है। और तभी वो डेमन बोलता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जैसा हमारे वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, यहाँ पे ह्यूमन और डेमी ह्यूमन दोनों काफी खुशी से रहते हैं। और इसके बाद बनाजा उस फॉरेस्ट के बारे में पूछने वाला होता है, लेकिन डेमी ह्यूमन उसे बताने के लिए मना कर देता है। और ऐसे ही 20 दिन बीत जाता है और फाइनली वो उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। तभी जो डेमी ह्यूमन होता है ना वो एक बैग देता है बनाजा को और ये एक मैजिकल बैग होता है और इस बैग के अंदर बनाजा को जितने भी चीजों की जरूरत है सब कुछ रखा गया है। तभी डेमी ह्यूमन बताता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग वो जो डार्क आर्मी है वो इसी फॉरेस्ट के आसपास घूमते हैं, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से दूर चले जाना। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है और तभी बनाजा अपने बैग में से ना एक स्वॉर्ड निकालता है और उसके सामने 3 स्लाइम आते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या ही कर लेंगे। लेकिन तभी वो स्लाइम अचानक से बनाजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो काफी इजीली उन तीनों को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई के कारण उसकी स्वॉर्ड बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वहाँ पे तभी उस
उसका लेवल अप हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है और उसके जो बाकी के स्टेट्स थे ना वो एकदम इन्फिनाइट हो जाते हैं। अब बनाजा जो होता है ना उसको इस लोगों का मतलब ही नहीं पता होता और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो गया इसमें, और अभी तक इसको यही नहीं पता कि ये इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लगभग इंसान बन चुका है। और तभी उसके पास वॉइस गाइडेंस का मैसेज आता है और बनाजा उसे इनेबल करता है और तभी उसमें बताता है कि तुम अपने काफी सारे मैजिक को भी इनेबल कर चुके हो। उसके चारों तरफ काफी सारे स्पेल्स आ जाते हैं, लेकिन तभी उसके बैग में से अलार्म बजने लगता है। तभी बताया जाता है कि उसके बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है जो कि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे बनाजा को समझ में आ जाता है कि किंग ने ये किया है उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस बैग के ऊपर जो भी स्पेल था उसको रिमूव कर देता है। और इसके बाद वो उस जंगल में जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वार्निंग का मैसेज आता है और इस फॉरेस्ट के अंदर एक काफी बेकार सी गैस है या फिर पॉइजनस गैस कह सकते हो, जो कि ह्यूमन को काफी ज्यादा हर्ट पहुंचाता है और ये डीमन प्रोड्यूस करते हैं। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम इस पूरे जंगल को प्यूरिफाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, स्पेल तुम्हारा 1/3 मैजिक को कंज्यूम कर लेगा। और वहाँ पे बनराजा ये करने के लिए मान जाता है और वो कर देता है और इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ती है और इसके बाद वो फॉरेस्ट एकदम ठीक हो जाता है। और इसके बाद बनाजा का ना लेवल अप होने लगता है। आपको लग रहा होगा कि 1-2 लेवल अप, भाई अनलिमिटेड लेवल उसके अप होते जाते हैं। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि पापा आपने बहुत गलत किया, आपने एक हीरो को उस फॉरेस्ट में क्यों भेज दिया। तभी राजा बोलता है कि वो कोई भी हीरो नहीं था, वो तो एकदम बेवकूफ आदमी था। लेकिन तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक आदमी आता है, वो बताता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात हो गई है, जो सबसे हाई लेवल का मैजिक स्पेल है प्यूरिफिकेशन, उसको अभी किसी ने इस्तेमाल किया है। और राजा को लगता है कि उस गोल्डन हेयर वाले हीरो ने ये सब किया है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्डन हेयर वाला हीरो तो साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मैजिकल स्पेल नॉर्थ में फॉरेस्ट की तरफ से कास्ट किया गया है। और ये सुनने के बाद राजा और प्रिंसेस की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब आए ना मजे। और हमें हीरो दिखाया जाता भाई जिसका लेवल 367 अप हो चुका था। बनराजा का जो 1/3 पावर कंज्यूम हो चुका था ना, वो अपने आप फिर से फुल हो जाता, मतलब कि उसकी बिल्कुल भी एनर्जी खत्म नहीं हुई थी इस स्पेल को कास्ट करने में। भाई इसको कितना ज्यादा पावरफुल बना दिया। तभी बनाजा सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और तभी उसके सामने सेफ शिफ्ट करने का मैजिक यू आता है और वो उसको बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल कर देता है। तभी वो सेफ शिफ्ट करता है और वो एक लड़की बन जाती है और इसके बाद वो खुद ही शर्माने लगता है। फिर से वो शिफ्ट करता है और इसके बाद वो एक लड़का बनता है और सोचता है कि आखिरकार मैं वहाँ पे जाऊंगा कैसे अब। और इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करता है और एक ही बार में वो कैपिटल पहुंच जाता है। और इसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेल कास्ट नहीं होता और फिर थक हार कर वो मार्केट में घूमने जाता है और वो एक एडवेंचर गिल्ड ढूंढ रहा था ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ पैसे कमा सके। और इसके बाद उसके पास कैसल टाउन करके कुछ गिल्ड का ऑप्शन आता है और इसके बाद वो वहाँ पे जाता है और गिल्ड में जाने के बाद उसको कुछ रूल्स समझाती है और वो पूछती है कि आप किस नाम से रजिस्टर करना चाहते हो। और बांजा वहाँ पे अपना नाम बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि मैं अपना रियल नाम नहीं रिवील कर सकता। वो अपना फेक नाम फ्रियो बताता है और इसके बाद वो कुछ मिशंस को देखने लगता है और तभी उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि काफी लोगों से मदद मांग रही थी। वो लड़की बोल रही थी कि क्या मुझे कोई डेनेवेजा फॉरेस्ट तक लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है और मुझे उनकी मदद करनी है। सभी लोग वहाँ जाने से मना कर रहे थे क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन तभी बनराजा मतलब कि फ्रियो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं पहले भी वहाँ पे जा चुका हूँ और मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक के द्वारा हम वहाँ पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे लिटरली सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है जब वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम लेता है और सोचते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और तभी फ्लियो सोचता है कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर दी। और तभी एक लड़की पीछे आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लगती कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते होगे। और इसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है बेली रोसा, मैं हूँ रॉयल नाइट से। और वो वहाँ पे अपनी पूरी पलटन के साथ आई थी और बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम इस बच्ची को किडनैप करना चाहते हो। तभी फ्लियो सोचता है कि अरे यार मैं क्या ही करूँ यहाँ पे। और वो बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। इसके बाद वो उन सभी को बाहर लेके जाता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और एक ही बार में डेलीवेंसा फॉरेस्ट में वो लोग पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है, रॉयल नाइट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसके आगे झुकते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ करना क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया। तभी वो बच्ची जो होती है वो फॉरेस्ट के आसपास जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो मैलेशियम का लेयर था, मतलब कि वही पॉइजनस गैस की बात कर रही है ये। और फ्लियो वहाँ पे बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वार्निंग आता है कि तुम एक डेमन को अपनी पावर्स के बारे में नहीं बता सकते। और तभी बेली रोसा बोलती है कि सर आप प्लीज पीछे हो जाइए
और अपना स्वॉर्ड निकाल के उस बच्ची के ऊपर तान देते हैं और सभी लोग अपना हथियार निकालते हैं और बेलिरोसा बोलती है कि अब तुम मुझे अपना रियल फॉर्म दिखाओ। और इसके बाद वो बच्ची काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है कि बस अब तुम सभी लोग खत्म। और इसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आती है जो कि था एक वेयरवुल्फ या फिर वुल्फ भी बोल सकते हो। और वो बताती है कि मेरा नाम है फेनरिस और मैं फेनरी गर्ल की यंगर सिस्टर हूँ इन्फर्नल 4 से। और ये सुनने के बाद वो सभी रॉयल नाइट्स काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो डेमन बोलते हैं कि अब तुम लोगों को मरना होगा। इसके बाद वो मेलोसियम से सबके ऊपर अटैक करने लगती है और जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। फ्लेओ वहाँ पे बेलिरोसा को सपोर्ट करने के लिए आता है लेकिन वुल्फ तभी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन फ्लेओ उसे काफी इजीली डॉज कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो चारों लोगों को एक साथ नहीं बचा सकता। इसके बाद वो उन चारों पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सभी को कैपिटल में टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे फ्लेओ अपने सारे स्पेल्स को समन करता है। वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, को दिखाया जाता है और वो अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो मॉन्स्टर भी फ्लेओ पे अटैक करने के लिए आता है। लेकिन तभी फ्लेओ अपने मैजिकल स्पेल को यूज करता है और उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद जो फ्लेओ होता है वो अपने मैजिकल स्पेल से उस मॉन्स्टर को रोके जा रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी अपना टेलीपोर्ट वाला मैजिकल स्पेल का यूज करता है और फ्लेओ के पीछे से अटैक करने वाला होता है। और वहाँ पे लग रहा था कि फ्लेओ का पत्ता कट होने वाला है, लेकिन तभी वो वहाँ पे अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को जमीन में दबा देता है। और तभी फ्लेओ सोच रहा होता है कि अब उसे कौन से मैजिकल स्पेल का यूज करना चाहिए। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे सब्जुकेशन स्पेल का यूज करना चाहिए, इससे वो ना उस भेड़िए को अपना स्लेव बना लेगा। और इसके बाद फ्लेओ उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था, बट वो ये नहीं करता और वो दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहता था जैसे उसके वर्ल्ड में थे और वो बार बार इस ऑप्शन को मना करता है। और दूसरी तरफ भेड़िया उस ग्रेविटी मैजिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेओ पे लगातार वो नोटिफिकेशन आए जा रहा था और वो इससे काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और मैं ये नहीं करूंगा और मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, बट उससे वो स्पेल नहीं टूट पाता। तभी वो मॉन्स्टर वहीं पे नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तुमसे हार मानता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम प्लीज मुझे मार दो, लेकिन फ्लेओ बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फ्लेओ बोलता है कि मुझे तो तुमसे लड़ाई करना ही नहीं था, बट तुम जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे थे। और तभी मॉन्स्टर हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो कि इतने सारे ह्यूमंस को मार चुका हूँ, बट तुम फिर भी मुझे नहीं मारना चाहते। और तभी फ्लेओ बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मॉन्स्टर हो या फिर ह्यूमन, बस तुमने सरेंडर कर दिया, मेरे लिए वही काफी है। और इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। फ्लेओ वहाँ पे उस लड़की को देख के काफी ज्यादा शर्माने लगता है और पीछे की तरफ घूम जाता है क्योंकि उस लड़की ने वहाँ पे कुछ भी नहीं पहना था। और इसके बाद फ्लेओ उसे एक कपड़ा देता है और बोलता है कि तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करोगे और जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद फ्लेओ जो होता है वो बैग में से कपड़ा ढूंढने लगता है, लेकिन तभी हमें लड़की दिखाई जाती है जो कि सो चुकी थी क्योंकि उसकी पावर सारी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी उस टाइम पे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लेओ अपने मैजिकल पावर्स को देखता है और सोचता है कि क्या यार मैं इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। और तभी फेनरिस का आंख खुलता है और वो अपने बगल में कपड़े देखती है जो कि फ्लेओ ने उसके लिए रखा था और उसका जो मैजिकल पावर था वो भी अब ठीक हो चुका था। और इसके बाद जो फेनरिस थी ना वो अब ह्यूमन के लिए उतना बुरा भी नहीं सोचती थी और कुछ अलग ही विचार उसके लिए आने लग गए थे। और तभी फेनरिस बोलती है कि आपने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज किया है ना। और ये सुनने के बाद फ्लेओ भी थोड़ा हैरान होता है, काफी खुश भी होता है कि अब फेनरिस पूरी तरीके से हील हो चुकी है, लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद वो अब तक मुझे मार दिया होता, बट आपने ये नहीं किया और आज से आप मेरे मास्टर हो और मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से किसी भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करूंगी। और फ्लेओ वहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारा मास्टर नहीं बनना, लेकिन फेनरिस जो होती है वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मेरे मास्टर बन जाओ। और वो बोलती है कि मैं आपका सभी काम करूंगी और साथ ही आपका स्लेव भी बन जाऊंगी, लेकिन फ्लेओ बोलता है कि मैं उस टाइप का बंदा हुई नहीं। और तभी फेनरिस बोलती है कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं यहीं पे अपनी जान ले लूंगी। और ये सुनने के बाद फ्लेओ को मानना पड़ता है और तभी फ्लेओ से अपने पास्ट की बातें बताने लगता है कि वो इस वर्ल्ड का नहीं है और उसे एक कैंडिडेट के तौर पे चुना गया है इस वर्ल्ड में। और बताता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में कोई भी स्किल नहीं था, इस वजह से मुझे किंग ने यहाँ से भगा दिया था। और इसके बाद वो अपना रियल फॉर्म भी दिखाता है और वो बोलता है कि मैं अपना रियल रूप छुपा के रखा हूँ ताकि किंग के कोई भी बंदे मेरे को ना देख ले, और अगर वो लोग देख लेते हैं तो मेरे ऊपर काफी बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। और तभी फ्लेओ बोलता है कि मैं इसलिए फेनरिस तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मत रहो क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम भरा रह सकता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि मैं इन सभी चीजों के लिए एकदम रेडी हूँ, बट मुझे आपके साथ ही रहना है। और फेनरिस की बातें सुन के फ्लेओ भी काफी खुश होता है और उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे
हमें वही हीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी आर्मीज को लेके जाता है एक जगह पे लड़ने के लिए। लेकिन वो जो डार्क आर्मी थी ना, उन्होंने इनको बहुत गंदी तरीके से पीटा था और उसके जितने भी साथी थे ना, वो सभी लोग वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और वहाँ पे हीरो जो होता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह वहाँ पे किंग के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डरपोक और फालतू है। जैसे ही डार्क बीस्ट हमारे सामने आए, वो लोग डर के भाग गए वहाँ से और हीरो ये बोलते ही वहाँ से चला जाता है। और तभी एक सिपाही जो कि उसी युद्ध से बच के आया था, वो बताता है कि हीरो खुद ही बहुत ही ज्यादा डरपोक है और वो खुद लड़ने की जगह सिपाहियों को लड़ने के लिए भेजा था। और जैसे ही सिपाही वहाँ पे पिटने लगे तो डर के मारे वो वहाँ से भाग आया। और इसके बाद किंग सोचता है कि इस बार तो हमारी किस्मत ही खराब है कि हमें ऐसा हीरो मिला। और जो हीरो होता है वो भी काफी गुस्से में जा रहा होता है। वो सोच रहा था कि मैं 1 महीने से इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ना ही तो मेरे स्किल्स बड़े हैं और ना ही मेरी मैजिकल पावर बड़ी है। और ये जो स्किल्स है ये नॉर्मल ह्यूमन या फिर छोटे मोटे बीस्ट को हराने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है तो ये स्किल्स उसे नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसकी सर्वेंट आ जाती है और वो दोनों वहाँ से मजे करने के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद जो फ्लियो होता है वो फेनरिस को लेके सिटी में आ जाता है और उसका फर्स्ट गोल था पैसे कमाना, क्योंकि भाई रहना भी तो है उसे। और तभी एक दुकानदार फेनरिस को मैडम करके बुलाता है और इस बात पे फेनरिस काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी फ्लियो बोलता है कि यहाँ पे सभी को लग रहा है कि हम दोनों शादीशुदा है, तो हम वो करने की एक्टिंग भी कर लेते हैं। और वहाँ पे ये सुनने के बाद फेनरिस काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए एकदम रेडी हूँ। मन में सोचती है कि मेरे को इतना पावरफुल हस्बैंड मिला है और मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। फिर इसके बाद वो दोनों गिल में जाते हैं। वहाँ पे वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुँचते हैं और वहाँ पे फेनरिस का भी रजिस्ट्रेशन करवाना था। और तभी वो पूछती है कि मैं आपका किस नाम से रजिस्ट्रेशन कर दूं। और वहाँ पे फेनरिस अपना नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी फ्लियो बोलता है कि इसका नाम है रिस और तुम रिस नाम से इसको रजिस्टर कर दो। फिर वो लोग एडवेंचर जो बचे होते हैं उनको देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक अर्जेंट क्विस्ट का अनाउंसमेंट होता है। और ये क्विस्ट था कि काफी सारे बियर्स जो थे ना वो नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है और वो लोग अभी सिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्विस्ट का जो प्राइज मनी था ना वो भी बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि एक बियर को जितना नॉर्मली मिलता ना उससे सीधा 10 गुना अभी मिल रहा था। लेकिन जो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि यही बियर्स का ग्रुप था जिसने हीरो के पूरे ग्रुप को अकेले हरा दिया था। और फ्लियो भी वहाँ पे डर रहा था, वो भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी फेनरिस बोलती है कि मास्टर आप इतना मत डरो, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन सभी को एक चुटकियों में हरा सकते हो। और फ्लियो बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और तभी फेनरिस बोलती है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मुझे अकेले ही जाना होगा। फिर इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वो दोनों ही उस मिशन के लिए एक्सेप्ट कर गए थे और उन दोनों का मेन टारगेट वहाँ पे था साइको बियर्स को मारना। और तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों दौड़ के जाते हैं वहाँ चेक करने। तो हमें वहाँ पे वही रॉयल नाइट्स देखने को मिलते हैं जिनको साइको बियर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। और वहाँ पे नाइट्स उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साइको बियर उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और तभी वहाँ पे एक साइको बियर एक नाइट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे काफी तगड़ा बिजली का झटका आता है। ये देख के वहाँ पे वो सभी नाइट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक और बियर एक नाइट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से फेनरिस जंप करती है उस बियर के ऊपर और उस बियर का गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ पे फेनरिस और फ्लियो दोनों आ जाते हैं और उन दोनों को देख के वहाँ पे बेलिरोसा काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी बेलिरोसा बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी बार हमारी जान बचाई और हम तो काफी ज्यादा चिंतित थे कि आप उस मॉन्स्टर से बचे भी होगे या फिर नहीं। और वहाँ पे मॉन्स्टर का नाम सुन के बेलिरोसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ ये लड़की कौन है, और तभी फ्लियो बताता है कि ये बस मेरी पार्टनर है। और ये सुन के वहाँ पे फेनरिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो फ्लियो की वाइफ है। और तभी वहाँ पे अचानक से एक काफी बड़ा बेयर आ जाता है और वो बेयर फेनरिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फेनरिस वहाँ पे बस अपनी आंखें दिखा के ही उस बेयर को काफी ज्यादा डरा देती है। और बेयर वहाँ पे उससे माफी मांगने लगता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि क्यों ना हम इस बेयर को अपना पेट बना ले। और ये सुनने के बाद वो रॉयल नाइट्स के बंदे थे ना वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी फ्लियो बोलता है कि हम इसे पेट तो बना सकते हैं, बट मुझे कुछ करना होगा पहले। फिर फ्लियो अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है और उसको काफी प्यारा सा एक पेट बना देता है। और जो रॉयल नाइट्स के बंदे थे ना वो तो काफी हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे बेलिरोसा बोलती है कि सर फ्लियो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं और इसके बाद सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी बेलिरोसा बोलती है कि सर क्या आप हमें ट्रेन करोगे, क्योंकि हमें काफी ज्यादा पावरफुल बनना है, क्योंकि हीरो ने जितने भी सोल्जर्स को इन साइको बियर से लड़ने के लिए लाया था वो लोग काफी जल्दी हार गए। और इसीलिए हीरो काफी ज्यादा गुस्सा है और उसने किंग को बोला है कि अगर आप मुझे ताकतवर फोर्स नहीं दोगे तो मैं इन सभी को लीड नहीं करूंगा। इसलिए जो हमारे किंग है वो सभी नाइट्स को ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दिए है, ताकि सारे नाइट्स और भी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो पाए और साइको बियर के लेवल इतना तो पहुंच ही जाए। तो सर फ्लियो, तो क्या आप हमें ट्रेन करोगे? और ये सब बात सुन के फ्लियो तो एकदम नॉर्मल व्यवहार कर रहा था, लेकिन फेनरिस वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी फ्लियो बोलता है कि फेनरिस मेरी ट्रेवल कंपेनियन नहीं है, वो मेरी वाइफ है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे फेनरिस के पैर जमीन पे नहीं टिकते, मतलब कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जो रॉयल नाइट्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और तभी जो फेनरिस होती है ना, वो काफी प्यारी लड़की बनने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि हमें इन मददगारों की मदद अवश्य करनी चाहिए और मैं आपका हर डिसीजन में आपके साथ रहूंगी। और इसके बाद फ्लियो वहाँ पे मान जाता है उनकी मदद करने के लिए और बोलता है कि मैं तुम सभी को ट्रेनिंग अवश्य दूंगा। और इसके बाद ये सुन के रॉयल नाइट्स काफी खुश होते हैं, लेकिन उनके सामने अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। वो अभी फिलहाल बाहर अपना कैंप नहीं लगा सकते और उनको रेस्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो वो फ्लियो से परमिशन मांगते हैं कि क्या हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और ये बात सुन के फेनरिस वहाँ पे काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, तुम यहाँ पे रह सकते हो, मैं और फ्लियो रूम में रहेंगे और बाकी तुम सब यहाँ पे रह सकते हो। और ये सब सुन के फ्लियो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बोलती है वहाँ पे कि डार्क वन, मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आई हूँ। और तभी वो डार्क वन बोलता है, अच्छा तो जल्दी बताओ कि क्या है वो न्यूज। और वो बताती है कि डेलीवेजा फॉरेस्ट के सामने जो प्यूरिफिकेशन का मैजिक यूज किया गया था, वो किसी किंगडम के मेज ने नहीं किया, बल्कि एक किसी नॉर्मल बंदे ने किया है। और तभी जो डार्क वन होता है वो काफी हैरान होता है और बोलता है कि एक बंदा जिसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को एक ही बार में निपटा सकता है। और वो बोलता है कि तुम किसी भी हालत में उस बंदे को जल्दी से मेरे पास पकड़ के लेके आओ। हमें फिलो दिखाया जाता है जो कि सो रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से गुड मॉर्निंग हस्बैंड का आवाज आता है और ये और किसी ने भी नहीं, फेनरिस ने बोला था। और तभी फिलो काफी हैरान होते हुए उठता है और बोलता है कि आखिरकार ये मुझे किसने बोला। और तभी फेनरिस बोलती है कि आप भूल चुके हो क्या कि हम हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग कर रहे हैं और ये तो मेरा फर्ज बनता है। तभी फिलियो को याद आता है कि हमने पिछली रात को क्या डिसाइड किया था और इसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों इसी बेड पे सोएंगे ना। लेकिन फिलियो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बाहर सोऊंगा। और फेनरिस जो होती है वो काफी उदास होते हुए बोलती है कि क्या आप मुझसे नफरत करते हो जो आप यहाँ पे नहीं सोओगे। तभी फिलियो बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बट मैं यहाँ पे नहीं सो सकता। और इसके बाद फिलियो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी फेनरिस बोलती है कि अगर आप कमरे से बाहर जाओगे तो उन सभी लोगों को शक हो जाएगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग कर रहे हैं। और फिलियो भी सोचता है कि हाँ, इसने ये बात तो एकदम सही की। फिर इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग बेड पे सोएंगे और दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। तभी फेनरिस बोलती है कि चलो मैं आपके कपड़े बदलने में हेल्प कर देती हूँ। और वो उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे बेलिरोसा आ जाती है और बेलिरोसा ये दृश्य देख के काफी ज्यादा शर्माती है और तभी अचानक से वो कमरे से बाहर भाग जाती है। और वहाँ पे वो दोनों भी सोचते हैं कि लगता है बेलिरोसा ने कुछ गलत ही सोच लिया। फिर इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हमें सभी नाइट्स दिखाए जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और वहाँ पे नाइट्स जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और ये चारों लोग मिलके उस सुगर वाले शैतान से लड़ते हैं, लेकिन वो उसको एक खरोच भी नहीं मार पाते, इतने कमजोर होते हैं कि। और फिलियो और फेनरिस उन दोनों को देख के काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार हम इन दोनों को क्या ट्रेनिंग दे, ये तो काफी ज्यादा वीक है। और वो दोनों भी उनको ट्रेनिंग दे के काफी परेशान हो जाते हैं, बट वो लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और इसके बाद हमें फिर से सीन दूसरा दिखाया जाता है और फिलियो जो होता है वो उन सभी नाइट्स को एक रूम दे देता है। और फिलियो उन सभी नाइट्स को वो कमरा इसलिए देता है क्योंकि नाइट्स की वजह से ही ये कमरा फिलियो को मिल पाया। और अगर वो लोग ढंग से आराम नहीं करेंगे और हर वक्त पे थके हुए रहेंगे तो वो अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और बोलता है कि तुम सभी यहाँ पे आराम करो और इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग पे जाएंगे। और तभी वहाँ पे फेनरिस आती है और वो बोलती है कि डिनर तैयार हो गया है। और जैसे फिलियो डिनर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मीट का टुकड़ा रखा हुआ था ना, वो एकदम कच्चा ही होता है। फिलियो बोलता है कि हमें इसे अच्छे से बनाना होगा, नहीं तो हम इसे नहीं खा पाएंगे। और फेनरिस बोलती है कि अगर हम इसे रोस्ट कर लेंगे ना तो ये खाने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, हमें इसे ऐसे ही खाना चाहिए। तभी फिलियो बोलता है कि तुम लोग वेट करो, मैं इसे अच्छे से बना के लाता हूँ। और जो बेलिरोसा होती है ना, वो भी बोलती है कि मैं भी आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ पे और किसी को खाना बनाना नहीं आता। और वहाँ पे फेनरिस सोच रही थी कि मीट तो कच्चा खाने में ही अच्छा लगता है। और वो अपने रैबिट से भी पूछती है और वो रैबिट भी वहाँ पे हाँ बोलता है। तभी इसके बाद फाइनली बेलिरोसा और फिलियो ने मिलकर डिनर बना दिया होता है और वो देख के तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था सभी लोगों को। और फेनरिस सोच रही थी कि एक ह्यूमन ने खाना बनाया है तो ये ज्यादा भी अच्छा नहीं होगा। तभी हमें बेलिरोसा के बारे में हल्का सा पता चलता है कि वो एक नाइट फैमिली से तो थी, बट वो ज्यादा अमीर नहीं थी ना, इसलिए उन्हें कुकिंग करना अच्छे से आता था क्योंकि उन्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। और सभी लोगों को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और बहुत अच्छे से खाते भी है। लेकिन फेनरिस वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि मुझे पता है कि ये खाना एकदम बेकार होगा।
और तभी फिलियो बोलता है कि प्लीज तुम एक बार ट्राई तो करो, इसे मैंने बनाया है। और वो जैसे ही वो बोलता है ना कि मैंने बनाया है, तभी फेनरिस उसे ट्राई करती है और उसको वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब वो मीट ट्राई करती है ना तो वो तो उसको नेक्स्ट लेवल लगता है, क्योंकि आज तक उसने केवल कच्चा मीट ही खाया था और वो फर्स्ट टाइम था जब वो पका हुआ मीट खा रही थी, तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी बेलिरोसा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ये खाना कैसे लगा, और फेनरिस बोलती है कि अच्छा था, बट अगली बार से मैं ही खाना बनाऊंगी। और फेनरिस को पता तो होता है कि उसको खाना बनाना नहीं आता, बट वो फिर भी थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश करती है। और फिर हमें फिलियो दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर का शिकार करके लाया होता है, और उसको देख के बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इस बंदे को हमने पहले तो कभी नहीं देखा, बट ये इतने सारे मॉन्स्टर का शिकार कैसे कर ले रहा है। तभी फेनरिस बोलती है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी फिलियो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। तभी फेनरिस बोलती है कि मुझे पर्सनल काम करना है, लेकिन तभी वहाँ पे गिल का एक मेंबर आता है और ये टॉप पे होता है, और वो बोलता है कि फिलियो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। और वहाँ पे फिलियो से हाँ बोलता है। फिर इसके बाद फेनरिस को जो काम करना होता है ना पर्सनल, वो करने के लिए चली जाती है, और फिल जो होता है वो गिल के मेंबर के साथ बात करने के लिए चला जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि जो फेनरिस का इंपॉर्टेंट काम होता है ना वो कुकिंग करना होता है, और वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के लिए काफी अच्छा खाना बना सके। और गिल का जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि आपने काफी कम समय में काफी बढ़िया इंप्रेशन बना लिया है, और जैसा कि आपको यहाँ की हालात के बारे में पता है और किंग चाहते हैं कि आप उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, तो वो चाहते हैं कि आप हीरो की टीम में काम करो और इसके लिए आपको काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल है और गिल तो कतई ना चाहती कि आप उनको छोड़ के चले जाओ। लेकिन फेनरिस को वहाँ पे अलग ही विचार होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरा डीमन ने कुछ नहीं बिगाड़ा है तो मैं खामखा उनको क्यों परेशान करूं। और कुल मिला के देखा जाए तो फेनरिस भी तो एक डीमन ही है, और खासकर मुझे उस हीरो की टीम में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में पता है ना आपको कि कितनी ज्यादा बेइज्जती की थी फिलियो की। और वहाँ पे फिलियो जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद हमें फेनरिस दिखाई जाती है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और इसके बाल भी जल चुके होते हैं और कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं। और तभी फेनरिस अपने मन में सोचती है कि पता नहीं यार कुकिंग करना इतना हार्ड कब से हो गया। और हमें कुकिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे टमाटर काटने के लिए दिया गया था ना, तो वो टमाटर को एकदम निचोड़ देती है। फिर इसके बाद खाने में स्वाद अनुसार नमक डालने के लिए बोला था, तो ये पूरा नमक का डब्बा ही पलट देती है। फिर इसके बाद खाने को धीमी आंच पे पकाना होता है, बट ये आंच को इतना ज्यादा कर देती है कि वहाँ पे ब्लास्ट ही हो जाता है। और वो वहाँ पे फिलियो को कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए पक्का एक दिन अच्छा खाना जरूर बनाऊंगी। फिर इसके बाद हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो को भी पता चल गया था कि गिल में एक बंदा है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहा है। जो हीरो की पर्सनल सर्वेंट होती है ना वो बोलती है कि अगर वो बंदा आपकी टीम में आ जाए तो हमें तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तभी हीरो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसको अपनी साइड में लाना होगा, तो तुम उसको जाके एक लेटर भेज दो। काफी दिनों तक कैसल के नाइट जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा फिलो को परेशान करते हैं और बार बार लेटर भेज दिया करते थे, और फिलो भी बार बार उन्हें मना करते रहता था। और इस बात पे फेनरिस भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सोचती है कि ये हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। और तभी हमें बेलोसम दिखाई जाती है जो कि गार्डनिंग कर रही थी, और तभी फिलियो बोलता है कि अगर ये गार्डनिंग की जगह फाइट पे ज्यादा ध्यान देती तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और इसके बाद फेनरिस जो होती है वो बाइलरी के पास जाती है उसका आर्चरी देखने के लिए, बट वो बहुत ही बेकार कर रही थी। और फेनरिस जो होती है वो बोलती है कि तुम इस मॉन्स्टर पे ट्राई करो अपने आर्चरी का, लेकिन बाइलरी जो होती है ना वो बोलती है कि मैं इसे नहीं मारूंगी क्योंकि ये काफी ज्यादा प्यारा दिख रहा है। और बेलिना जो होती है ना वो ज्यादा अच्छा मैजिक नहीं कर पाती, इस कारण जो फिलियो होता है वो उसको एक मैजिकल रिंग देता है। उस रिंग की मदद से ना बेलिना की पावर एकदम 4 गुना 5 गुना हो जाने वाली थी। और बेलिना जो होती है वो उस रिंग को रिंग फिंगर में पहनने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से फेनरिस आती है और वो बोलती है कि कोशिश भी मत कर लेना ये करने की। और वहाँ पे बेलिना काफी ज्यादा डर जाती है। और जो बेलिरोसा होती है ना वो एक कैटरपिलर से लड़ते हुए एक्टिंग करती है कि फिलियो सर प्लीज आप मुझे बचाइए, मुझे लगता है कि ये मुझे मार देगा। लेकिन जो फेनरिस होती है ना वो एक ही अटैक में उसको खत्म कर देती है। वहाँ पे फेनरिस काफी गुस्से में बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कमजोर होने की एक्टिंग कर रही हो और इस मॉन्स्टर को तुम काफी इजिली मार सकती हो। और वो बेलिरोसा होती है ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, और फेनरिस को भी समझ में आ रहा था कि ये सभी लड़कियां क्या करना चाहती है। फिर इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और खाना देखने में काफी अच्छा लग रहा था। और तभी फेनरिस बताती है कि ये डिनर उसने बनाया है, और इसके बाद वो बताती है कि जब आप किसी दूसरे काम से जाते थे तो मैं उस टाइम पे छिप के कुकिंग करने के लिए जाती थी। स्टार्टिंग में तो मुझे कुकिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं उसमें काफी अच्छी होती गई और फाइनली मैंने एक अच्छा डिनर बनाना सीख ही लिया। और फेनरिस ने फिलियो के लिए एक स्पेशल
करी भी बनाया था और जब वो टेस्ट करता है तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी हमें यूलेमिनस दिखाई जाती है जो कि छिप के फिलियो पे नजर रख रखी थी और तभी वो बोलती है कि तो फेनरिस है ना, और तभी फेनरिस हमें उसके पीछे दिखाई देती है। और फनी बात तो ये थी कि ये दोनों बहन होती है। फिर इसके बाद फेनरिस जो होती है यूलेमिनस को अपने घर में लेके आती है और उसको चाय भी ऑफर करती है। और यूलेमिनस को तो समझ में नहीं आ रहा था कि फेनरिस आखिरकार इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो डीमन आर्मी टीम थी ना उसकी हेड थी फेनरिस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ह्यूमन ने मेरी बहन को कंट्रोल करके रखा है। और तभी फेनरिस बोलती है कि मिलो मेरे हस्बैंड से, और फाइनली हम दोनों ने शादी कर ली है। और ये सुन के यूलेमिनस काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार ये कैसे शादी कर सकती है। और फिलियो भी बोलता है कि हाँ हमने शादी कर ली है, और तुम्हें चाय कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना। और फेनरिस होती है वो बोलते है कि हाँ आप फिक्र मत करिए, उसको चाय अच्छा ही लग रहा होगा। और यूलेमिनस के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि फेनरिस एक इंसान के साथ इतने अच्छे से कैसे रह सकती है, और आखिरकार इसका बिहेवियर इतना शांत क्यों है, क्योंकि जब ये डीमन आर्मी में थी तब तो ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हुआ करती थी। और इसके बाद यूलेमिनस जो होती है ना वो फिलियो का स्टेट्स चेक करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वो सोच रही थी कि मेरा मैजिक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और मैं इसके स्टेट्स क्यों नहीं देख पा रही। मैं डार्क वन के भी स्टेट्स को देख पाती हूँ बट इसके नहीं देख पा रही। तभी यूलेमिनस बोलती है कि इस फॉरेस्ट में तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे एक भी क्यों नहीं है। और तभी फिलियो बोलता है कि मैंने यहाँ पे प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था, इस वजह से यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है। और तभी यूलेमिनस काफी हैरान होते हुए बोलती है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने हमारे साथी को मारा है। और फेनरिस क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि यही बंदा है जिसने हमारे साथियों को मारा है। और उस साथियों में ना उसका भाई भी होता है। और तभी फिलो को एहसास होता है कि उसने फेनरिस के भाई को मार दिया। और वो फेनरिस से पूछता है कि क्या ये बात सच है, मैंने क्या सच में तुम्हारे भाई को मार दिया है। तभी फेनरिस बोलती है कि हाँ ये बात सच है, बट मेरा अब उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वैसे भी मेरा भाई कमजोर था इसलिए वो मारा गया। अगर वो जिंदा भी होता ना तो वो इसी रिग्रेट में मारा जाता कि वो इतना कमजोर क्यों है। और आप एक बात प्यार से सुन लो, मैं आपसे प्यार इसलिए करती हूँ और मैंने आपसे शादी इसलिए की है क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और आप मेरे मास्टर हो, और मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। और ये लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को पता चल चुका था कि फेनरिस कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। और ये लोग एक्टिंग करते हैं कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं सुना। ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे डर भी चुके होते हैं। तभी वो डिसाइड करती है कि इन दोनों को ही मार दिया जाए। और तभी वो उन्हें एक चैलेंज देती है कि मैं अपनी बहन के हस्बैंड की पावर चेक करना चाहती हूँ। और वो सोचती है कि लड़ने के बहाने मैं इन दोनों को ही मार दूंगी और ये मेरे पास एक अच्छा खासा मौका है। फेनरिस को तो उसकी बातें पता थी कि वो क्या करना चाहती है, उसकी बहन है, ऑब्वियस सी बात है। और वो बोलती है कि आप इससे मत लड़ना मास्टर, और मुझे पता है कि ये आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है। और वहाँ पे लड़ाई एकदम स्टार्ट होने वाला था और रूल्स तो कुछ था ही नहीं, जो हार जाएगा वो खत्म। और इसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू होती है और यूलेनिमस आसमान में जंप करती है और वहाँ से एक अटैक करती है, बट वो केवल फिलियो को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि वो जमीन के नीचे से अपना दूसरा अटैक करती है। लेकिन फिलियो जो होता है वो केवल एक चुटकी ही बजाता है और उसी में पूरा मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिलियो वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे तो चोट पहुंचा सकती हो, मैं उसकी तो तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम फेनरिस को चोट पहुंचाओ ये तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला इजाजत। और इसके बाद फिलियो अपने मैजिक में उसको कैद कर लेता है और बोलता है कि तुम अब बस हार मान जाओ। यूलेनिमस भी वहाँ पे हार मान जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिलियो बाकी के नाइट से माफी मांग रहा था और बताता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आप सभी से सच्चाई छुपाई और ये एक मॉन्स्टर है, और वैसे इसका फेक नाम रिस है और इसका रियल नाम फेनरिस है। और फेनरिस वहाँ पे बोलती है कि मुझे डीमन आर्मी से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट अगर तुम्हारा मन करे तो तुम कैसल में जाके मेरा रिपोर्ट करवा सकती हो। लेकिन तभी बेलिरोसा बोलती है कि हम कैसल में क्यों ही जाए, आप लोग तो हमारी मदद कर रहे हो, हमें तो हार्म पहुंचा ही नहीं रहे हो, और अभी तो आप डीमन आर्मी में भी नहीं हो और आपने तो हमारी काफी ज्यादा मदद भी की है। तभी बाहर से आवाज आती है और सभी लोग बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पे यूलेमिनस जो होती है ना, वो एक ड्रैगन की आर्मी को लेके वहाँ पे आती है और बोलती है कि अब तो तुम लोग गए। और इसके बाद फिलियो केवल एक अटैक करता है और एक अटैक में आसमान में से काफी ज्यादा थंडरबोल्ट गिरते हैं और उसमें आधे से ज्यादा ड्रैगन मर जाते हैं और कुछ ड्रैगन तो वहाँ से डर के मारे ही भाग जाते हैं। और वहाँ पे तो यूलेमिनस की भी काफी ज्यादा फट चुकी होती है और वो भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे। और फेनरिस तो वहाँ पे अलग ही चौड़ में थी और बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है और तुम क्या ऐसे कमजोर समझती हो। और तभी बेलोसम बोलती है कि अगर मैं एक भी ड्रैगन को मार देती तो मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता। तभी फिलियो बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम ट्राई करो, इस वेपन को फेंको और मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद बेलोसम अपने वेपन को फेंकती है उस ड्रैगन की तरफ और फिलियो जो होता है वो अपने मैजिक की मदद से उस टूल की पावर को बूस्ट कर देता है और उसकी मदद से वो एक ही अटैक में एक ड्रैगन को मार देता है। और ड्रैगन के मरते ही बेलोसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। तभी वहाँ पे बाकी सब
भी रोने लगते हैं और बोलता है कि हमें भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए, हमें भी दिलवाओ। बट वहाँ पे बाकी के ड्रैगन्स वहाँ से भाग चुके होते हैं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तभी सीन कट होता है और जो डार्क वन होता है ना, वो सारी चीजें देख रहा था और अपने मन में सोचता है कि ये तो एक नॉर्मल सा ह्यूमन है, तो आखिरकार इसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। ना ही ये हीरो है और ना ही इसके पास कोई हीरो का टाइटल है। और इसके बाद ये डिसाइड करता है कि मुझे खुद ही वहाँ पे जाना होगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये इस चैनल की पहली वीडियो थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे किस टाइप के एनिमेज और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने चाहिए। और इस चैनल पे केवल बड़ी बड़ी वीडियोस ही हमें देखने को मिलेंगी। तो भाई आप लोग ना जब भी वीडियो आए तो पॉपकॉर्न लेके एकदम रेडी हो जाना वीडियो को देखने के लिए। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।